जय हिंद साथियों। इस कार्यक्रम को सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की इस एपिसोड में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम। जैसा कि कहानी वतन की में लगातार हम आपको अपने वतन की जो पुरानी तारीख है उसकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट थे कि आखिर इस कहानी को सुनाने के पीछे का मकसद क्या है। उनके सवाल बिल्कुल वाजिब थे, तो मैं आज आप सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो मकसद है। आज हमारी नौजवान नस्ल, हमारी युवा पीढ़ी, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और वो इंटरनेट पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं। उनको ये जानना ज़रूरी है, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह की नफ़रत की यूनिवर्सिटी इस मुल्क में चल रही है, तमाम लोग व्हाट्सएप पे अनाप शनाप झूठे सच्चे अलग अलग तरह के मैसेज भेज करके समाज को बांटने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग ऐसी घटनाओं से समाज में नफ़रत का माहौल और समाज को कमज़ोर कर देना चाहते हैं। इसलिए इस युवा पीढ़ी को अपने वतन के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। जैसा हमने अपने पिछले एपिसोड के अंदर मुग़लों का भारत आगमन और अंग्रेज़ों का भारत आगमन, ये दो कहानियाँ भी हम सुना चुके हैं। आज मुल्क के अंदर छोटे छोटे मामलों को लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट्स और तमाम तरह की स्टोरियाँ शेयर की जाती हैं। ख़ास तौर पर एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है। हर कोई उनके सामने बहुत आसानी से चंद जुमले ऐसे कह देता है जो दिल को चीर कर रख देता है। ज़रा ज़रा सी बात पर लोग उनकी धार्मिक पहचान, उनके लिबास, उनके कपड़ों को देख करके उनको पाकिस्तान जाने की सलाह देने लगते हैं, जबकि उनको ये याद होना चाहिए कि इस मुल्क की जंग आज़ादी में तमाम लोगों ने मिलकर, खाली एक समुदाय, एक समाज या एक बिरादरी ने नहीं, हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने भाईचारे की बुनियाद पर गंगा जमुना तहजीब को सलामत रखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की जंग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस मुल्क के लिए अपना खून बहाने वाले, चाहे वो शहीद भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, अशफाकुल्ला खां हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, तमाम अनेक जंग आज़ादी के जो मुजाहिद हैं, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तब जा कर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। ख़ास तौर पर बहुसंख्यक तबके की युवा पीढ़ी के दिमाग में मुसलमानों को लेकर जो जहर भरा जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनको मालूम होना चाहिए कि इन्हीं मुसलमानों के मदारिसों से जंग आज़ादी की तहरीक चली है। बहुत सारे घटनाएं और वाक़यात हैं जब से इस नफ़रत की यूनिवर्सिटी ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं। अखलाक से लेकर के, चाहे वो जुनैद हों, पीलू खान हों, तमाम नासिर हों, तबरेज़ अंसारी हों, रोहित वेमुला हों, गौरी लंकेश हों, चाहे पाल घर के हमारे साधु हों, सबको इसका शिकार होना पड़ा है। जिस तरह से इब्राहिम लोदी से अपनी दुश्मनी की वजह से महाराजा राणा संग्राम सिंह अफ़गानिस्तान से बाबर को हिंदुस्तान लेकर के आए, उसका नतीजा हमारे और आपके सामने है कि उन्हें अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसी तरह जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां मुल्क में पहले भी प्रधानमंत्री के पद पर बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, वो लोग न सिर्फ अपने नाम से और अपने कद से इस पद की गरिमा को बरकरार रखा। आज जो हालात हमारे सामने हैं, जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई, जहां बहन बेटियों के कपड़े उतार दिए गए, उन्होंने पूरे मुल्क को हिला करके रख दिया। आखिर एक ऐसा जवान जिसने कारगिल की जंग अपने मुल्क के खातिर लड़ी, उसकी पत्नी को भी नहीं बख्शा गया। हम इस मुल्क को किस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं? हमने एक समुदाय के खिलाफ नफ़रत का माहौल बनाने के लिए जिस तरह
का माहौल अब इस मुल्क में पैदा कर दिया है, उसके नतीजे आज हमारे और आपके सामने हैं। जिस तरह से इब्राहिम लोदी को ख़त्म कराने की सज़ा राणा संग्राम सिंह ने भुगती, उसी तरह से इस जहर को बोने वालों को भी समझना होगा कि आने वाले कल में इसके नतीजे हमारी आने वाली नस्लों को ही भुगतने पड़ेंगे और इससे न सिर्फ ये वतन कमज़ोर होगा, बल्कि जो गंगा जमुना तहजीब है, जो भाईचारा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ जहाँ एक वोट की खातिर अपनी सरकार को कुर्बान करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो संसद के अंदर दिया गया बयान कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन आज के मौजूदा हालात में चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आपने देखा किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त मंडियां लगा करके लोकतंत्र को शर्मिंदा किया जा रहा है। चाहे दूसरी तरफ विपक्ष हो, वो भी हर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसी तरह आपको याद होगा कि जब 2004 में कांग्रेस यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, उस वक्त में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी को विदेशी मूल का नाम दे करके अगर वो प्रधानमंत्री पद संभालती हैं तो वो अपना सर मुड़ा देंगे। लेकिन आप देखिएगा, उन्हीं सोनिया गांधी ने उन विपक्ष की नेता को उस बात को अगर वो चाहती तो राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने का निमंत्रण दे चुके थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त के हालात को देखते हुए बहुत बड़ी कुर्बानी, जहां आज एक गांव का प्रधान, एक इलाके का पार्षद अपनी सीट नहीं छोड़ सकता, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्बानी दे करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन मौजूदा दौर में सियासत में इतनी गिरावट और इतनी कड़वाहट आ गई है कि अगर आज कोई अपनी बात को रखना चाहता है, अगले दिन उसके दरवाजे पर सीबीआई और ईडी खड़ी हो जाती है। इस तरह के हालात मुल्क के लिए ठीक नहीं हैं। देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष का मजबूत होना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। आज के हालात में आपने मणिपुर की घटना देखी है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन अगर मुल्क की तरफ देखेंगे तो वहां बहन बेटियों के कपड़े उतार दिए गए। इससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन दोनों तरफ से सियासत बदस्तूर जारी है। आज मुल्क के अंदर लोगों के मुंह पर खड़े होकर के पेशाब करने का काम हो रहा है। इस नफ़रत को हम कहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं, ये सवाल हमारे सामने हैं। सियासत होती रहेगी, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। अगर इस मुल्क में भाईचारा, मोहब्बत और आपसी प्यार सलामत रहेगा, तभी ये मुल्क सलामत रहेगा। इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज़ शुरू करूं, तो बताना चाहता हूं कि बाबर को हिंदुस्तान में लाने वाले कोई और नहीं थे। जिनका सबसे बड़ा अहम किरदार था, वो थे मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह। पानीपत की जीत के बाद बाबर की ताकत हिंदुस्तान में मजबूत हुई। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने बताया कि राजा राणा संग्राम सिंह ने ही बाबर को हिंदुस्तान में आने का न्योता दिया। उन्हें उम्मीद थी कि उनके विरोधी बाबर इब्राहिम लोदी का खात्मा करके वो वापस काबुल लौट जाएंगे। उनका ये सोचना पूरी तरह गलत साबित हुआ। लेकिन बाबर के अचानक हिंदुस्तान में ही रहने के फैसले ने न सिर्फ राणा संग्राम सिंह को चौंकाते हुए एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अपनी ताकत को और मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह को ही सीधी चुनौती दे डाली। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खनवा में दो बड़ी सेनाएं बाबर और संग्राम सिंह की सेनाओं का एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ और वहीं जंग का आगाज हो गया। उस जंग में राणा संग्राम सिंह के साथ कुछ अफगान शासक भी शामिल थे, लेकिन बाबर की सेना के पास जंग के नए साजो सामान मौजूद थे, जिसका सामना राजा राणा संग्राम सिंह की सेना नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि उनको इस जंग में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। राजा राणा संग्राम सिंह की पूरी सेना को
बाबर की सेना ने मार डाला। राजा राणा संग्राम सिंह अपने आप को हारता देख जंग के मैदान से भाग खड़े हुए और उन्होंने भी इब्राहिम लोधी की तरह खुदकुशी कर ली। राणा संग्राम सिंह के मरने के साथ राजपूत सैनिकों को अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल खतरे में दिखाई देने लगा। बाबर को इस जंग की जीत के साथ लोगों ने उसे गाजी की उपाधि से नवाजा। राजा राणा संग्राम सिंह और उनकी फौज को हराने के बाद भी बाबर को कुछ अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में अपना राज कर रहे थे, उनकी मुखालफत विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद अगली जंग सन 1529 ईस्वी मई के महीने में घाघरा में हुई। बाबर ने घाघरा में तमाम अफगानी शासकों को भी बड़ी शिकस्त देते हुए अफगानी शासकों को भी हरा दिया और घाघरा की जंग भी बाबर ने जीत ली। बाबर अब एक मजबूत शासक बन गया था जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। उसके पास एक बड़ी ताकतवर और मजबूत विशाल सेना तैयार हो गई थी। अब कोई भी राजा बाबर को चुनौती देने से डरने लगा था। ऐसे में बाबर ने हिंदुस्तान में तेजी से अपना शासन फैलाना शुरू कर दिया। अब वो देश के कई कोनों में गया और वहाँ उसने खूब माल बटोरना शुरू कर दिया। तारीख बताती है कि बाबर बहुत मजहबी या धार्मिक इंसान नहीं था। उसने भारत में कभी भी किसी और मज़हब को मानने वालों पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला। बाबर ने आगरा, उत्तर प्रदेश में अपनी जीत की खुशी में उस वक्त एक बहुत सुंदर पार्क बनवाया। वहाँ उसने कुछ भी धार्मिकता को दर्शाने वाली चीज़ों को नहीं लगवाया और उसने इस पार्क का नाम रखा आराम बाग। अपने मरने से पहले ही बाबर पंजाब, दिल्ली, बिहार जीत चुका था। अपने मरने से पहले बाबर ने खुद के बारे में एक किताब भी लिखी थी जिसमें उसने अपने बारे में हर छोटी बड़ी बात का जिक्र किया। बाबर का जानशीन बेटा हुमायूं था। तारीख बताती है कि जब वो महज 22 साल का था उस वक्त उसे एक खतरनाक बीमारी ने अपने लपेटे में ले लिया। उस वक्त के बड़े बड़े वेद और हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन सब का मानना था कि अब तो ईश्वर अल्लाह ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बेहद प्यार और मोहब्बत करता था। वो अपने इस जानशीन उत्तराधिकारी को ऐसे तड़प तड़प कर मरते नहीं देख पा रहा था। एक दिन बाबर ने हुमायूं के पास जाकर अल्लाह और ईश्वर से दुआ मांगी कि वो चाहें तो उसकी जान ले लें, लेकिन हुमायूं को, मेरे बेटे को ठीक कर दें। और उसी दिन से हुमायूं की हालत में बहुत तेज़ी के साथ सुधार होने लगा। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होता गया, बाबर खुद बीमार होते चला गया। सब लोगों का मानना था कि ये ईश्वर और अल्लाह का चमत्कार ही है कि उसकी दुआ कबूल हो गई। सन 1530 ईस्वी में हुमायूं जब पूरी तरह ठीक हो गया तो अचानक बाबर की मौत हो गई। बाबर की मैयत, उसके शव को अफ़गानिस्तान ले जाकर दफनाया गया। बाबर की मौत के बाद हुमायूं ने उनकी गद्दी संभालकर दिल्ली पर राज किया। और आखिर में मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब की ये 2 लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा ताकि हमारी टीम का हौसला बढ़ सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।